हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? तो जैसा कि बोर्ड एग्जाम 11th क्लास का नज़दीक आ रहा है, तो आप सब बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आजकल बिजी है। तो इस सिलसिले में मैंने लास्ट ईयर भी स्टार्ट की थी ऑनलाइन जो है बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड सीरीज, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो नए बोर्ड पैटर्न पे है, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। और शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बड़े ट्विस्टेड होते हैं। लास्ट ईयर का पेपर आप देख सकते हो। तो आज भी मैं आपके लिए लाया हूं 11th बोर्ड एग्जाम की सीरीज। तो पर वीक मैं दो दो तीन तीन चैप्टर्स आपको कराया करूंगा। तो जल्द से जल्द जो है आपका ये जो सिलेबस है ऑनलाइन जो सीरीज है, इसमें हम सारा कवर अप करेंगे। तो चलो बेटा, पहला ही चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसी हिसाब से चलेंगे। तो आते हैं पहले चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस की ओर। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका जो पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो बेसिक डेफिनेशंस पे होगा, जिसमें बेसिक बेसिक डेफिनेशंस होंगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डेफिनेशन आएगी, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, हाँ? जो हम मेजर कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप लिखोगे, अगर आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, आप क्या लिखोगे बेटा? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मास है, मास को मेजर किया जा सकता है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, टाइम को मेजर किया जा सकता है, वेलोसिटी को मेजर किया जा सकता है। डिस्टेंस मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे, वहां से वेलोसिटी आएगी। इनडायरेक्टली हमने इसको निकाला। मास को डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, वेइंग में बैलेंस पे रखेंगे और वहां से वेट निकालेंगे, वहां से हम मास भी निकाल सकते हैं। यहां से एक मीटर स्केल उठाएंगे, मीटर स्केल से लेंथ डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, डिस्टेंस टाइम मेजर करके। इसी तरह से एक्सेलरेशन इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। ये सारी क्वांटिटीज क्या है प्यारे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। सो कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। चलो प्यारे बच्चों, डिफाइन यूनिट एंड शो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक है। अब बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जरूरत है। स्टैंडर्ड या आप रेफरेंस बोल सकते हो, वो रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मास जो है, हम मास बोलेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन मास आप फॉर एग्जांपल बोलोगे 10, ये आप लिखोगे, साथ में आप केजी लिखोगे। केजी जो है, आपने एक स्टैंडर्ड रखा है मास को मेजर करने के लिए। यही जो स्टैंडर्ड रेफरेंस आपने ली है ताकि इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाए, इसी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? यूनिट। जिस तरह से मास का यूनिट केजी है, लेंथ का यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? इसका जो स्टैंडर्ड आपने रखा है मेजरमेंट करने के लिए, वो मीटर्स में रखा है या सेंटीमीटर्स में रखा है। तो इसकी डेफिनेशन आप वो खुद लिख सकते हो। आपको अब पता है प्यारे बच्चों, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इसके प्यारे बच्चों दो पार्ट्स है। अब बोलोगे सर कौन कौन सा पार्ट है? एक पार्ट है न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा पार्ट है यूनिट मैग्नीट्यूड और यूनिट मास की ही बात करो प्यारे बच्चों, मास की ही बात। आप बोलोगे सर 1 kg के बराबर है। 1 क्या है? ये न्यूमेरिक वैल्यू है। केजी क्या है? यूनिट है। इसी 1 kg को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम्स के बराबर। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट किया। अरे लेकिन मास तो यही है ना, यही मास 1 kg, यही मास 100 ग्राम। सो एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम
यूनिट्स जो है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलते हैं, इसका वैल्यू भी बदलता है। पहले सिस्टम में 1 था वैल्यू, लेकिन यूनिट था केजी। दूसरे सिस्टम में वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों? 1000 है। दूसरे सिस्टम में वैल्यू 1000 है, वैल्यू चेंज हुआ है क्योंकि हमने यूनिट चेंज किया है। सो पता चला कि यूनिट चेंज करने से वैल्यू बदलता है। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी P हो, इसको नंबर इनटू यूनिट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एन यू, एन है न्यूमेरिक वैल्यू, यू है प्यारे बच्चों यूनिट। ठीक है, अब ये बोलता है शो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अरे फिजिकल क्वांटिटी एक ही है ना, ये तो सेम रहेगी चाहे आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलो। पहले सिस्टम में N1U1 था, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू N2 बन गया है, यूनिट U2 बन गया है। सो पहले सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी P जो है N1U1, दूसरे सिस्टम में यही फिजिकल क्वांटिटी N2U2 बन गई है। सो हम बोल सकते हैं N1U1 जो है N2U2 के बराबर, या N इंटू यू आप बोलोगे प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट के बराबर है, तभी N1U1 N2U2 के बराबर। चलो प्यारे बच्चों इसको ट्रांसफर करेंगे, N जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U है। सो इसका मतलब हमें पता चला, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आप देखो न्यूमेरिक वैल्यू N, U यूनिट, इनकी क्या रिलेशन है आपस में? इनवर्स। so आप बोल सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यूनिट बढ़ाने से न्यूमेरिक वैल्यू कम होगा, यूनिट कम करने से न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगा। जैसा कि यही मास ले लो, आपने 1 kg लिया 1 kg, न्यूमेरिक वैल्यू 1 था, आपने CGS सिस्टम में कन्वर्ट किया, आपने ग्राम्स में लिया, यूनिट आपने कम किया, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ गया, 1000 बन गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हमने दिखाया दैट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। बहुत आसान है, बहुत आसान। सो आप लिखोगे प्यारे बच्चों, अगर बोर्ड एग्जाम में आया, आप लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय N इंटू यू के बराबर। ठीक है, पहले लिखोगे इन सिस्टम नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी N1U1, इन सिस्टम नंबर 2 फिजिकल क्वांटिटी N2U2 के बराबर। सिंस फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, सो N1U1 इक्वल टू N2U2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान। व्हाट आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स हम किनको बोलते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स किनको बोलते हैं? पहले आप समझो प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी जो अभी आपने देखी वो दो तरह की है। एक फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों फंडामेंटल, क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और से नहीं निकले। हाँ, इससे तो बाकी बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज बन सकती है, लेकिन ये खुद किसी से नहीं निकले हैं। ये क्या बनाते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी हम इनको बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये किसी और से नहीं निकले हैं, ये मिलके बाकी चीजें बना सकते हैं, लेकिन ये खुद किसी से नहीं निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल मास है, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है एक फंडामेंटल, टाइम है, ठीक है, आपको पता है करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये सारी की सारी 7 क्वांटिटीज है, और टेम्परेचर है। ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है इनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। ये मिलके बाकी क्वांटिटीज बना सकती है, लेकिन ये खुद किसी से नहीं निकली है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इन्हीं का जो यूनिट है, इसी को यूनिट्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हीं का जो यूनिट है उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स,
फंडामेंटल यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चा लोग? फंडामेंटल यूनिट है यूनिट, किन का यूनिट? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो होता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है बच्चा लोग। अब आएगा प्यारे बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। किन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? ये हम डिराइव कर सकते हैं कहां से? डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग किनको? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वहां से नई फिजिकल क्वांटिटीज बनेगी, उन क्वांटिटीज का नाम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सिंपल मैं दिखाऊंगा यूनिफॉर्म मोशन की बात। आपको पता है प्यारे बच्चों वेलोसिटी है बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हुई, टाइम टाइम हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ जो है फंडामेंटल है, मैं यहां पे दिखाऊंगा डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, फंडामेंटल और फंडामेंटल को हमने डिवाइड किया, वहां से वेलोसिटी बन गया। सो वेलोसिटी निकला दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसका मतलब है वेलोसिटी जो है ये कौन सा यूनिट है? दो फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड हमने किया तो ये है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये है डिराइव वेलोसिटी है डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है फंडामेंटल के बगैर, फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह से आपको मैं बोलूंगा फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे मास तो है, मास है फंडामेंटल, एक्सेलरेशन है सिंपल में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अरे डिस्टेंस और टाइम को स्क्वायर करके आपने डिवाइड किया, फिर इससे फोर्स को मल्टीप्लाई, मास को मल्टीप्लाई किया, फंडामेंटल से मल्टीप्लाई। सो इसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज आई। फोर्स आपको पता है प्यारे बच्चों m1 l1 t -2, आपने एक m लाया, m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 आपने लाया, तो ये मिलके फोर्स बन गया। सो फोर्स इन तीन फंडामेंटल से बना है, m पावर 1 से, l पावर 1 से, t पावर -2 से। सो फोर जो है प्यारे बच्चों डिराइव्ड है। अच्छा, जो डिराइव्ड फंडामेंटल, डिराइव्ड जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है प्यारे बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनका जो यूनिट है इसी के यूनिट को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। So the units of derived physical quantity they are called as derived units। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलो प्यारे बच्चों, अब मसला है सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, वाई मास लेंथ एंड टाइम आर चूजन एज बेसिक क्वांटिटी। मास लेंथ और टाइम को क्यों बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी? क्यों बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी? क्योंकि मास लेंथ और टाइम जो है ये बेस क्वांटिटी है, ये किसी और से नहीं निकली है, इनसे मिलके बहुत बाकी क्वांटिटीज बनेगी, लेकिन ये खुद किसी से नहीं बने हैं। सो इसका मतलब ये है, यहां पे मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1, द क्वांटिटी लेंथ मास टाइम कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटी। मास को ब्रेक करके कुछ और नहीं बना सकते हैं। हाँ, मास खुद लेंथ के साथ टाइम के साथ मिलके बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन मास खुद किसी से नहीं निकला है, किसी से नहीं निकला है, कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। हाँ, फोर्स है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, मास में, लेंथ में, टाइम में। एक्सेलरेशन है लेंथ और टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी है लेंथ और टाइम में ला सकते हैं। जूल है मास लेंथ और टाइम में ला सकते हैं, लेकिन मास को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसका मतलब यही है, यहां पे डिवाइड का मतलब है ब्रेक नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर आपने अभी तो बोलो डिवाइड, अरे ये वो वाला मैथमेटिकल डिवाइड नहीं है, ये ब्रेक वाला डिवाइड है, मास को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसीलिए जितनी भी क्वांटिटीज निकलेगी उनमें मास होगा, लेंथ होगा और टाइम होगा, तो ये बेस क्वांटिटीज बनी, इसीलिए इनको बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज। ये मिलके बहुत सारी क्वांटिटीज बना सकते हैं, लेकिन इससे ब्रेक करके कुछ और नहीं बन सकता, ये मिलेंगे बहुत सारी क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी।
बेटा क्लियर हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का। नेम द वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बहुत सारी सिस्टम, जितने भी बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उन पे बात करो, और उनमें कुछ जो है मास लेंथ और टाइम बोलो किस किस में क्या क्या होता है। तो पहले ही हम बात करेंगे बेटा जो हमें अक्सर यूज होता है, हमें ज्यादा एफपीएस वेफपीएस वो यूनिट ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें जो हो है प्यारे बच्चों, मास जो है, मास किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राम्स में। जी स्टैंड्स फॉर यहां पे ग्राम। लेंथ जो है प्यारे बच्चों वो होगा सेंटीमीटर में, और टाइम जो है प्यारे बच्चों वो रिप्रेजेंट किया जाता है सेकंड में। इसी को हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। ठीक है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा सिस्टम है एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम जो अक्सर यूज होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। चलो प्यारे बच्चों, इसमें जो मास है वो रिप्रेजेंट किया जाता है केजी में। लेंथ जो है प्यारे बच्चों आप सबको पता है मीटर में है, और टाइम जो है प्यारे बच्चों वो सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एफपीएस सिस्टम, अगर आप मानोगे एफपीएस सिस्टम, इसमें जो है प्यारे बच्चों मास जो है वो पाउंड्स में होगा, पी यहां पे पाउंड्स है, और लेंथ जो है प्यारे बच्चों वो फीट में होगी, एफ स्टैंड्स फॉर फीट, और टाइम जो है प्यारे बच्चों वो सेकंड में होगा, एफपीएस सिस्टम बन जाएगा। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो प्यारे बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या है? इसमें आएगा यहाँ पे था ना, राइट द फंडामेंटल, और इन एसआई में हम यूजुअली अगर क्वेश्चन आएगा ना एसआई में आपको बढ़ाने की जरूरत है, तो इसमें 3 ही नहीं बराबर 7 के 7 यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे, बराबर 7 यूनिट्स। देखो फॉर एग्जांपल एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में आप सब लिखो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स तक लिखनी पड़ेगी। मैं आपको बोलूंगा मास जो है प्यारे बच्चों वो केजी में होगा, लेंथ जो है प्यारे बच्चों वो मीटर में होगा, टाइम जो है प्यारे बच्चों वो सेकंड में होगा, उसके बाद टेम्परेचर भी है वो केल्विन में है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है कैंडला में है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस वो मोल में है। 1 2 3 4 5 6, और करंट जो है प्यारे बच्चों वो एम्पियर में है। ठीक है, और इसमें कुछ सप्लीमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था बेस यूनिट्स लिखो, ये तो मैंने बेस यूनिट्स लिखे 7 यूनिट जैसे मिलके बाकी यूनिट्स बनेंगे, और इसी के साथ लिखा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है इसमें, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है इसमें 2 आते हैं प्यारे बच्चों। एक आता है एंगल, एंगल का यूनिट आपको पता है प्यारे बच्चों रेडियन। दूसरा होता है प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल, क्या होता है? सॉलिड एंगल, उसको हम बोलते हैं सिटी रेडियंस। एसआर स्टी रेडियंस उसका यूनिट है, एंगल का खुद है रेडियन, सॉलिड एंगल का है स्टी रेडियंस। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन। चलो बेटा 1 2 लिखने की जरूरत है इसमें, एडवांटेज ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, पहली एडवांटेज हम लिखेंगे नंबर 1। क्या एडवांटेज है? इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब लोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब है जो भी यूनिट मुझे निकालना है, कोई भी डिराइव्ड यूनिट जो मुझे निकालना है, वो मैं फंडामेंटल यूनिट से सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिखाया आपको एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल है, आपने एक फंडामेंटल और दूसरे फंडामेंटल को सिंपली डिवाइड करके निकाला आंसर। इसी तरह से प्यारे बच्चों फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जिसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो केजी क्या है? फंडामेंटल। मीटर भी क्या है? फंडामेंटल। सेकंड भी क्या है? फंडामेंटल। आपने सिंपली 3 फंडामेंटल्स को मल्टीप्लाई और पावर लगाया, वहां से यूनिट निकाला। तो बहुत आसान है ये। सो इसी को हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि ऑल अदर यूनिट्स, ऑल अदर यूनिट्स, ऑल अदर, अदर मतलब यहां पे डिराइव्ड, all other units can be obtained by multiplying
by multiplying and dividing fundamental units। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो अब दूसरा एडवांटेज जो है इसका, ठीक है, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए सर ये क्या बला है, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन सेंस है, रैशनल सिस्टम का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये सिर्फ एक ही यूनिट यूज करता है, एक ही यूनिट यूज करता है एक फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों एनर्जी की बात करो, एनर्जी की बात, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, हीट भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी मास इक्विवेलेंस, सोलर एनर्जी भी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स है, सबका यूनिट जो है वो जूल है। ये हुआ रैशनल सिस्टम। अरे जितने भी फोर्सेस है, चाहे फोर्स फोर्स ऑफ टेंशन हो, चाहे फोर्स फोर्स ऑफ कंप्रेशन हो, चाहे फोर्स कोई भी फोर्स हो, टेंशन हो, कंप्रेशन हो, कोई भी फोर्स, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स ही क्यों ना हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्यों ना हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्यों ना हो, सबका यूनिट जो है न्यूटन है। इसी को हम बोलते हैं क्या, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर बहुत सारी फॉर्म्स में है, उस फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ एक ही यूनिट होगा। ठीक है, तो ये दूसरी एडवांटेज थी इसकी। अब तीसरी एडवांटेज है प्यारे बच्चों, ये क्लोजली रिलेटेड है, सिस्टम इज एसआई सिस्टम, वेरी गुड, एसआई सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम। यानी कि हम बॉडी को आराम से इजी टू कन्वर्ट, इजी टू कन्वर्ट कोई भी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम एस आई टू सी जी एस, या सी जी एस टू एस आई, आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। और चौथी जो है आप लिख सकते, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एडवांटेज है। अब शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी है, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, तो इतना काफी है। अब आते हैं प्यारे बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस पे, किस पे, डायमेंशनल एनालिसिस पे, दूसरा टॉपिक है। चलो प्यारे बच्चों, तो इसमें पहला डिफाइन डायमेंशंस, डायमेंशंस किसको हम बोलते हैं, नंबर 1 है, चलो इसी की बात करेंगे। डायमेंशंस हम किसको बोलते हैं, डायमेंशंस आपको डिफाइन करने। आप प्यारे बच्चों देखो, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहां से डिराइव होती है, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। या फंड डिराइव्ड यूनिट कहां से निकालते हैं, या डिराइव्ड इस तरह से बोल सकते हो, डिराइव्ड यूनिट कहां से निकलेगा, फंडामेंटल यूनिट से, डिराइव्ड यूनिट निकलेगा फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, अब जो डिराइव्ड यूनिट होगा उसमें फंडामेंटल यूनिट होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। आप बोलोगे सर कैसे, कॉमन सेंस है, आप बोलोगे सर कैसे फंडामेंटल होगा। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों आप इसकी बात करो, चलो फोर्स की बात करेंगे। फोर्स, फोर्स में आपको पता है मास है, केजी है, मीटर है, और सेकंड स्क्वायर है यूनिट में। ठीक है, अगर हम लिखेंगे इन टर्म्स, आपको पता है डायमेंशन कैसे लिखते हैं, केजी के बदले लिखते हैं एम, ठीक है, एल, मीटर के बदले एल, टाइम के बदले -2। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा मास जो है, मास क्या है, फंडामेंटल, ये कितनी बार आया है, ये एक बार आया है, क्योंकि इसका पावर जो है 1 के बराबर है। लेंथ जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है, फंडामेंटल है, कितनी बार आया है, एक बार आया है। और टाइम जो है ये भी फंडामेंटल, लेकिन ये -2 टाइम्स आया है, यानी कि डिवाइड में आया है 2 बार।
ये जो है मास का एक बार आना, लेंथ का एक बार आना, टाइम का -2 बार आना, कौन फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आ गई, वो उसका डायमेंशन है। सो हम क्या बोलेंगे, अगर आपको डायमेंशन की डेफिनेशन लिखनी है, आप बोलोगे ये क्या है। आप दो तरह से लिख सकते हो प्यारे बच्चों। आप बोलोगे द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अ फंडामेंटल, अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is contained, is contained in the given, in the given derived physical quantity, derived physical quantity, derived physical quantity में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आई है, वही तो उसका डायमेंशन है। यहां बोल सकते हो m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2, ये 1, ये 1 और ये -2, ये भी तो डायमेंशन, यही तो डायमेंशन है। अब हम इस तरह से बोलेंगे मास का एक बार, लेंथ का एक बार, टाइम का -2 बार, ठीक है, ये बेसिकली पावर ही है ना। दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दे आर द पावर्स। पावर्स, किन का पावर, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको जो हमने रेज्ड पावर किया है, रेज टू द पावर किया है, वही जो पावर है वही कहलाता है डायमेंशन। तो ये रही डायमेंशन की बात। चलो बेटा, अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये पूरी क्वांटिटी जो अभी मैंने फोर्स की बात की, चलो दूसरी हम लिखेंगे। हाँ, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये जो अभी मैंने फोर्स की बात की, ये था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस फोर्स की बात की, इसका m पावर 1, यानी कि अब पूरा इसके डायमेंशंस में सिर्फ कौन कितनी बार आया है, एक बार, एक बार -2 बार, इस वाली एग्जांपल में एक बार -2 बार, ये डायमेंशंस है। लेकिन अब पूरा हम दिखाएंगे, मास का एक बार, मास एक बार, लेंथ एक बार, टाइम -2 बार, ये जो पूरी टर्म है जिसमें हम मास भी दिखाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी भी दिखाते हैं और कितनी बार, लेंथ एक बार, टाइम -2, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस में सिर्फ पावर के साथ गर्ज है 1, 1 और -2, लेकिन जब हम दिखाएंगे m b, l b, t b और इनके पावर्स भी, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, दैट शोज फंडामेंटल क्वांटिटी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दिखाती है प्यारे बच्चों, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या दिखाती है, ये एक्सप्रेशन शोज, क्या दिखाता है प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने एफ क्यों लिखा, आप पूरा लिख सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड विद व्हाट पावर्स they are raised to, powers they are raised to। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब तीसरी है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या है प्यारे बच्चों, डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब हम दिखाएंगे फिजिकल क्वांटिटी भी दिखाएंगे, फंडामेंटल यूनिट भी दिखाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके पावर्स भी। जैसा कि मैं लिखूंगा, फोर जो है, ये फोर जो है, फोर्स है प्यारे बच्चों बराबर m पावर, ब्रैकेट में यूजुअली लिखा जाता है 1, l पावर 1, t पावर -2। इस सारी की सारी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्या, डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या है डायमेंशनल इक्वेशन, इसमें दो साइड होंगे, लेफ्ट साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी प्यारे बच्चों, इसमें होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो है लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसका आपको फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है। राइट हैंड साइड से होगी डायमेंशनल
डायमेंशनल फॉर्मूला। या होगी, आप बोलोगे पावर्स भी होंगे और बेस क्वांटिटीज भी होंगी और उनके पावर्स भी होंगे। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। और उसी के साथ था प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन। ये ज्यादा एज सच प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी तो अक्सर पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो क्या स्टेट करता है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन? ये बोलता है अगर एक इक्वेशन है, इसका लेफ्ट है फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखूंगा F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट करता है अगर एक डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है, ये एक करेक्ट रिलेशन है, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे और राइट हैंड साइड की भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, तो ये इक्वेशन तब करेक्ट होगी जब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? सेम। तो ये बोलता है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कामा the dimensions of fundamental quantities of two sides of a physical relation must be same, must be same। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस तरह से लिखेंगे कोई और रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेफ्ट हैंड साइड का जो है आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, आपको आएगा m1 L1 T-2 आया। मास क्या आएगा बेटा? m पावर 1। एक्सेलरेशन क्या आया? L1 T-2 आया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है प्यारे बच्चों सेम है, ये सेम है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो अब हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला, ये वाला चीज जो है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। चलो प्यारे बच्चों, नंबर 1 मैं ज्यादा दिखाऊंगा, इस पे जो क्वेश्चन में मेंशन है इससे ज्यादा ही दिखाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, हम ज्यादा क्वांटिटीज का निकालेंगे। चलो फोर्स किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है। चलो मास की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है प्यारे बच्चों, m पावर 1 है ना मास। एक्सेलरेशन L पावर 1 T पावर -2। अगर किसी को ये भी ना आए, मास होता है kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट आपको मिला kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मतलब मास एक बार, मीटर मतलब लेंथ एक बार, t मतलब टाइम -2 बार क्योंकि डिनोमिनेटर में है। इसी तरह से प्यारे बच्चों एनर्जी की बात करो, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो या वर्क की बात करो, एक ही बात है वर्क और एनर्जी, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की फॉर्मूला kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर, सो आपको आएगा प्यारे बच्चों kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला kg का मतलब m पावर 1 L पावर 2 T पावर -2 आया समझ प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप बोलो जरा पावर बोलो किसके बराबर है? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। कोई बोलेगा एनर्जी बाय टाइम, उसमें भी कोई इशू नहीं, आंसर बराबर निकलेगा। फोर्स होता है प्यारे बच्चों kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने बैक साइड से निकाला मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा प्यारे बच्चों इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, सो आपको आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आपको आएगा m पावर 1 L पावर 2 T पावर -3। अब आपको g का वैल्यू निकालना है। g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो प्यारे बच्चों इसकी बात करो। f आपको पता है प्यारे बच्चों g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही तो है। चलो प्यारे बच्चों फोर्स की बात करो, फोर्स किसके बराबर है? फोर्स है बराबर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g है g, आपको आएगा kg इंटू kg आया, नीचे है मीटर स्क्वायर।
केजी के बराबर ये क्रॉस, सो जी का वैल्यू आपको आएगा मीटर क्यूब, क्रॉस में जाएगा, 1 केजी नीचे आएगा, सेकंड स्क्वायर भी नीचे आएगा। तो ये इसका यूनिट है जिससे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगी। एम हुआ मास, केजी डिनोमिनेटर में है -1, एल हुआ लेंथ पावर 3, टी है टाइम -2। थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो इसी के साथ अब आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया प्यारे बच्चों। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालो प्यारे बच्चों। सर प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चा लोग। प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ, बहुत सारी फॉर्मूलाज में, E इज इक्वल टू एच न्यू में है, E इज इक्वल टू एच सी बे लैम्डा में भी है, जहां आपको मर्जी आए से आंसर आएगा। चलो एक है डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, मुझे लगता है ये मेरे लिए ये ज्यादा इजी है। तो क्रॉस आप करोगे, एच आपको आएगा प्यारे बच्चों एम इंटू वी इंटू लैम्डा, यही तो है, बिल्कुल सर। एच आपको आएगा, एम हुआ मास, के जी, वी हुआ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, लेमडा हुआ मीटर, सो आपको आएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आपको आएगा m1l2t-1, हाय t-1, ये रही प्लैंक्स कांस्टेंट की उसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किसके बराबर बच्चा लोग, आपको पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स किसके बराबर है, आप जल्दी लिख सकते हो m1l1t-2, नीचे है लेंथ l पावर 1, ये इसके साथ गया, आपको आएगा m1l0t-2, ये हुआ प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन। ठीक है, चलो ये भी आया। अब एंगुलर मोमेंटम की बात, अच्छा टॉर्क की बात करेंगे और एंगुलर मोमेंटम की। चलो प्यारे बच्चों टॉर्क की बात करो, टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ के बराबर, यही तो है। चलो आर है डिस्टेंस मीटर, एफ है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो अगर किसी को याद है, इसमें कोई इशू नहीं है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सो आपको आएगा m1l2t-2। चलो प्यारे बच्चों उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम वी आर के बराबर एंगुलर मोमेंटम होता है। चलो प्यारे बच्चों फिलहाल यहाँ पे मुझे वेक्टर साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, सो यहाँ पे वेक्टर साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे डायमेंशन के साथ गर्ज है। हाँ, एम स्टैंड्स फॉर मास की जी, ये एल लेंथ नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम है। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस मीटर, सो आपको आएगा बच्चा लोग क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वह हुआ m1l2t-1। तो ये रहा आपका एंगुलर मोमेंटम भी आया। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चलो प्यारे बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ प्यारे बच्चों, वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड करो आपको वेलोसिटी का ग्रेडियंट मिलेगा। वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, नीचे है लेंथ मीटर, सो मीटर मीटर के साथ गया, सेकंड पावर -1, m0l0t-1, ये रहा प्यारे बच्चों वेलोसिटी का जो है वो ग्रेडियंट है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर, मे भी आपको याद नहीं होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। चलो प्यारे बच्चों स्ट्रेन जो है आपको पता है ये डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब है शेयर स्ट्रेस का जो यूनिट है वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट। तो आप बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसका वही यूनिट होगा जो यूनिट शेयर स्ट्रेस का है, शेयर स्ट्रेस का। और शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया, अब इस पे टेंजेंशियल है वो है उस आपके आपको उसके साथ गर्ज नहीं है। सो फोर्स बाय एरिया है इसका यूनिट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का,
सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है प्यारे बच्चों, रिजिडिटी जो है उसका यूनिट है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स हुआ न्यूटन, एरिया हुआ मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, न्यूटन किसके बराबर प्यारे बच्चों, M1L1T-2। मीटर हुआ L2, ये इसके साथ होगा M1L-1T-2। M1L-1T-2, ये है प्यारे बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट। इतनी इतनी क्वांटिटीज काफी है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस के यूज क्या क्या है। नंबर वन है प्यारे बच्चों, हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस से वी कैन convert any physical quantity from one system of units, to other system of units। एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू अभी तो पढ़ाया था N1 U1, जब हमने N1 है इनिशियल न्यूमेरिक वैल्यू, U1 है इनिशियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने कन्वर्ट किया, वैल्यू चेंज हुआ, N2 बन गया और U2 बन गया। फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी प्यारे बच्चों, N1 U1 आपको पता है N2 U2 के बराबर। इसको नीचे लाओ प्यारे बच्चों, N2 आपको आएगा N1 U1/U2, यही है। तो N2 नया वैल्यू जो है, N1 हुआ इनिशियल वैल्यू, U1/U2 आपको आएगा M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। ये फॉर्मूला आप यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो। M1 हुआ मास इन इनिशियल सिस्टम, M2 हुआ मास इन फाइनल सिस्टम। L1 हुआ लेंथ इन इनिशियल सिस्टम, L2 हुआ लेंथ इन फाइनल सिस्टम। इसी तरह से T1 T2 A B और C है डायमेंशंस, N2 है नया वैल्यू जो आपको निकालना है, N1 है इनिशियल वैल्यू। ये है एक यूज इसका। ठीक है। दूसरी जो है इसकी एप्लीकेशन जो है प्यारे बच्चों, हाँ, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन या फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दी जाएगी, आपको बोलेगी आप करेक्ट, आप देखो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यूनिट्स बराबर होनी चाहिए, ये उसका कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में दिखाया जाएगा अभी। और तीसरा है वी कैन डिराइव फॉर्मूला, वी कैन डिराइव फॉर्मूला, हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तीनों पे क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। चलो प्यारे बच्चों, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे कुछ क्वेश्चंस जो है तो वो आपको पहले सीखने हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूंगा A+B C के बराबर। आप देखो प्यारे बच्चों, A और B आपस में ऐड हुए, अरे मास मास के साथ ऐड होगा, लेंथ लेंथ के साथ ऐड होगा, टाइम का यूनिट टाइम के यूनिट के साथ ऐड होगा। जैसे ही दो क्वांटिटीज ऐड हुई, इसका मतलब है ए और बी का यूनिट जो है प्यारे बच्चों वो सेम है, क्योंकि दो क्वांटिटीज ऐड हुई। ऑल्दो अगर सब्ट्रैक्ट भी होती, A-B = C, ए का यूनिट और बी का यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, वो भी सेम है। तो जो दो क्वांटिटीज ऐड हुई, जो दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हुई, उनका यूनिट क्या है, सेम है। और इक्वल टू साइड से तो पता ही है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये वंडरवॉल्स इक्वेशन है प्यारे बच्चों। क्या है वंडरवॉल्स इक्वेशन, P+A/V² इंटू V-B = RT। ये रही प्यारे बच्चों वंडरवॉल्स इक्वेशन। इसमें A है और B है, आपको इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है। आप देखो बच्चा लोग, आप देखो, अरे प्लस साइन आया है ना, मैंने अभी बोला जब दो क्वांटिटीज ऐड होंगी उसका मतलब ही हुआ उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ऐड हुई,
P और A/V² ऐड हुआ, इसका मतलब है जो यूनिट P का वही यूनिट A/V² का। V और B आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ, जब दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी उनका यूनिट भी सेम होगा। वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, प्रेशर प्रेशर के साथ ऐड होगा। इसका मतलब है जो यूनिट बच्चा लोग, जो यूनिट प्रेशर का वही यूनिट A/V² का, क्योंकि इन दो के बीच में प्लस साइन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, ए किसके बराबर आएगा, PV² के बराबर। ए आपको आएगा, P है प्रेशर, प्रेशर है फोर्स बाय एरिया इनटू V²। ए आपको आएगा फोर्स, व्हाट इज फोर्स प्यारे बच्चों, M1 L1 T-2, नीचे है एरिया, एरिया है L2 इंटू V, V है L3, ऊपर है 2, है ना। तो आपको ए आएगा बच्चा लोग M1 L-1, है ना, अरे -2 ए के साथ जाएगा, और T-2 यहां से आएगा L⁻⁶, क्योंकि क्यूब को स्क्वायर करेंगे। अरे L⁻⁻1 और L⁻⁶ कितना बन गया, L⁻⁵ बन गया। इसका मतलब है ए का यूनिट आपको आएगा M⁻⁻1 L⁻⁵ और T⁻⁻2। ये है प्यारे बच्चों ए, है ना। चलो बच्चों बी की बात करो, वी और बी का यूनिट सेम है, वी और बी का यूनिट सेम है। इसका मतलब है बी का यूनिट वही है जो वी का यूनिट है। बी और, क्योंकि इनके बीच में माइनस साइन है, बी का यूनिट आएगा वी, वी हुआ मीटर क्यूब, हुआ ना, वॉल्यूम वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L3T0 आएगा बच्चा लोग। ये है बी की डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो बच्चों, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की डायमेंशंस है। इक्वेशन गिवन है बच्चों, क्या है, एनर्जी जो है B-x² / AT के बराबर है। ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीपल करो, आपको आएगा EAT, हाँ, इक्वल टू B-x², ताकि आपको समझ आए, ताकि आपको समझ आए, आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको आएगा प्यारे बच्चों EAT -B+x² इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन सॉल्व की, ताकि इसमें प्लस और माइनस साइन ही बचे। अरे अब देखो बच्चा लोग, EAT किसके साथ सब्ट्रैक्ट हुआ, बी के साथ। जब दो क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट होती है उनका यूनिट सेम होता है, और बी और x² भी आपस में ऐड हुआ, इसका मतलब है इन दो का भी यूनिट सेम है। इसका मतलब है बच्चा लोग EAT, ठीक, और बी और x² तीनों का यूनिट सेम है, क्योंकि पहली टर्म है EAT, दूसरी टर्म B, तीसरी टर्म x², तीनों का यूनिट बराबर है। ठीक है, अब मुझे ए और बी का निकालना है। आप बोलोगे सर EAT और बी को इक्वेट करो, नहीं बेटा, क्योंकि बी खुद वेरिएबल है, हम क्योंकि तीनों का यूनिट सेम है, EAT और x² को बराबर करेंगे। आप बोलोगे सर EAT का यूनिट होगा x² के बराबर, ए का यूनिट होगा x² डिवाइडेड बाई E इंटू टी के बराबर। x क्या है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हुआ लेंथ, ऊपर है 2, E हुआ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-2। अगर आपको नहीं आएगी, पहले एनर्जी की अलग से निकालो, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। T है टाइम बेटा, T है टाइम, पावर 1, L2 L2 के साथ गया, M ऊपर जाएगा, -1 बन जाएगा, M बन गया, और L जो है 0 बन गया, T बन गया -3, ओ -1 सॉरी, नीचे बन गया -2 और +1, -1 बन गया, ऊपर जाके +1 बन जाएगा। सो ए का यूनिट आपको आया
एम माइनस वन डायमेंशनल फॉर्मूला L0 T1 के बराबर। ये है बच्चा लोग एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बी जो है वो भी इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। अब बोलोगे बच्चा लोग बी जो है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर। बी जो है एक्स क्या है, डिस्टेंस, ऊपर है स्क्वायर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला M0L2T0। ये रही बेटा बी की डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। अब एप्लीकेशंस में मैंने आपको बोला कन्वर्जन हम करते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। फॉर्मूला भी मैंने दिखाई, 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है इनटू डाइन। अरे 10 न्यूटन को आपको बदलना है डैश कितने डाइन, यानी कि 10 न्यूटन कितने डाइन हो गए, लेकिन पूरा एनालिसिस करना है। इसका मतलब है N1 ये है, ये U1 है। N2 आपको निकालना है, कितने डाइन, डाइन है U2। ठीक है। अच्छा, न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे न्यूटन डाइन ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है M1L1T-2। ये है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला। ए का वैल्यू 1, अरे ए बी और सी, ए है m का पावर, बी है L का पावर, T है टाइम। ए का पावर 1 है ना, बी लेंथ का पावर 1, सी टाइम का पावर -2। ठीक है। सो N2 किसके बराबर आता है प्यारे बच्चों? अच्छा, न्यूटन कौन सा सिस्टम है? SI। डाइन कौन सा है? CGS। सो यू हैव टू कन्वर्ट SI टू CGS सिस्टम। चलो, N2 आएगा N1, फिर आपको आएगा M1/M2 पावर A, उसके बाद आएगा L1/L2 पावर B, उसके बाद आएगा T1/T2 पावर C। चलो बेटा, नया वैल्यू निकालना है। N1 हुआ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 10 के बराबर। M1 है मास इन इनिशियल सिस्टम, इनिशियल सिस्टम था SI, SI में मास जो है kg है बच्चा लोग। आपने डाइन में बदला, डाइन है CGS, उसमें ग्राम है ना, और पावर है A का वैल्यू 1 हुआ। L1 हुआ प्यारे बच्चों लेंथ इन SI मीटर, नीचे सेंटीमीटर, पावर 1। टी है टाइम, सेकंड, नीचे भी सेकंड, सेकंड दोनों में यही है, पावर -2। चलो प्यारे बच्चों देखो, सेकंड सेकंड के साथ गया, लास्ट टर्म तो 1 निकली, लेकिन अब केजी और ग्राम को क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? N2 देखो बच्चा लोग पूरी तरह से समझना, N2 अपना 10 तो बाहर है ना, पहले ब्रैकेट में ऊपर है केजी, नीचे है ग्राम। केजी के बदले में 1000 ग्राम भी लिख सकता हूं, और नीचे है ग्राम पावर 1। ऊपर आएगा बच्चा लोग मीटर, मीटर हुआ 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी है सेंटीमीटर, और इसका पावर जो है 1 के बराबर है। तीसरी टर्म तो खत्म ही हो गई, 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही आएगा। चलो बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ गया, ग्राम ग्राम के साथ गया। N2 आपको आया 10, ये 10 पावर 3 हुआ, और इंटू 10 पावर 2 हुआ। सो N2 आपको आया 10 पावर 6। सो इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों 10 न्यूटन जो है 10 पावर 6 डाइन के बराबर है। बेसिकली 1 न्यूटन होता है 10 पावर 5 डाइन के बराबर। सो ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करके ये आपको निकलेगा। चलो बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जूल को आपने अर्ग में कन्वर्ट करना है। 5 जूल को कितने अर्ग में आपको कन्वर्ट करना है? जूल और यूनिट दोनों किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-2। यही है बच्चा लोग, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, टी का वैल्यू -2। ठीक है। 5 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करो। जूल कौन सा सिस्टम है? SI। अर्ग कौन सा है? CGS। ये है N1, ये है U1, ये है N2, ये है U2। सो आपको आएगा U2 जो है। अच्छा, N2 क्या निकलता था प्यारे बच्चों? N2 आपको आएगा N1, नीचे आएगा सॉरी, U1 तो U2 मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा था। M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। यही तो निकला था। N2 आपको निकालना है। N1 हुआ इनिशियल वैल्यू 5 के बराबर, M1 हुआ बेटा मास, अरे SI सिस्टम है ना, तो आपको kg आएगा,
नीचे आएगा ग्राम, क्योंकि सीजीएस में कन्वर्ट किया, ए का वैल्यू 1। L1 है प्यारे बच्चों मीटर, क्योंकि इनिशियली एसआई में था, आपने सीजीएस में लाया सेंटीमीटर, पावर 2 आएगा। और T1 है सेकंड, नीचे भी है सेकंड, पावर -2, तो लास्ट टर्म ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। सो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, N2 आपको आएगा 5। ठीक है, आपको आएगा kg डिवाइडेड बाई ग्राम पावर 1। फिर आपको आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पावर 2। तीसरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। 5 केजी आप लिखोगे प्यारे बच्चों 1000 ग्राम, नीचे ग्राम ऊपर 1। मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पावर 2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम के साथ गया, N2 आपको आएगा 5। फिर आपको आएगा 10 पावर 3, और यहाँ पे 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4। सो N2 आपको आएगा 5 इंटू 10 पावर 7। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ 5 जूल जो है 5 इंटू 10 पावर 7 अर्ग है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, 1 जूल होता है 10 पावर 7 अर्ग के बराबर। आया समझ? तो ये कन्वर्जन पे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो थी करेक्टनेस, क्या कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, तो क्वेश्चन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अरे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं। इसमें जितनी भी टर्म्स है सबके डायमेंशंस लिखने हैं। अरे डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितनी भी टर्म्स है सबके डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। चलो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है प्यारे बच्चों, एस। एस सेकंड नहीं प्यारे बच्चों, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसका पावर 1 है। सो आपको आएगा m0l1t0। अच्छा, उसके बाद दूसरी टर्म है यूटी। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूटी। चलो यू की बात, यू है प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड, है ना। टाइम क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड। सेकंड सेकंड के साथ गुजर गया, m0l1t0, ये आया। चलो प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हाफ तो हाफ है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है प्यारे बच्चों सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर गुजर गया, आपको आएगा m0l1t0। सो जितनी भी टर्म्स थी, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t0, यूटी की डायमेंशनल फार्मूला m0l1t0, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशनल फार्मूला, अरे तीनों की डायमेंशनल फार्मूला सेम है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फार्मूला जो भी है वो सेम है। इसका मतलब है ये रिलेशन जो है ये करेक्ट है। चलो बेटा, अब इसकी करेक्टनेस आपको चेक करनी है। जरा किसकी रिलेशन प्यारे बच्चों, v इज इक्वल टू ए पाई बाई 8, है ना। पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाई नीटा इंटू एल, है ना। P है, P क्या है, प्रेशर, R है रेडियस, नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी L। चलो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, है ना। व्हाट इज v? v वेलोसिटी नहीं है प्यारे बच्चों, v इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वही से गिवन है। v है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। खास नजर, वॉल्यूम क्या है प्यारे बच्चों, मीटर क्यूब, पर यूनिट टाइम क्या है, सेकंड। सो आपको आएगा m0l3t-1। ठीक है, राइट हैंड साइड। चलो बेटा, अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। क्या है राइट हैंड साइड में, π/8 पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाई नीटा इंटू एल। देखो, π/8 की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब P आएगा प्यारे बच्चों प्रेशर,
आप लोग सर प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद नहीं है, अलग से निकालेंगे। प्रेशर होता है प्यारे बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो है ना। अरे प्रेशर है ना फोर्स बाय एरिया। फोर्स किसके बराबर, M1L1T-2, एरिया है बराबर L2। सो आपको आएगा M1L-1T-2, M1L-1T-2 इंटू R है रेडियस L पावर 4, नीचे है नीटा इंटू एल, नीचे है नीटा इंटू एल। नीटा का यूनिट बोलोगे सर हमें नीटा का यूनिट भी पता नहीं है, चलो इसी बहाने हमें नीटा का यूनिट भी सीखने को मिलेगा। F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूला से नीटा का यूनिट मिलता है। चलो फोर्स किसके बराबर है प्यारे बच्चों, आपको पता है M1L1T-2, 6 पाई कांस्टेंट है कोई नहीं, नीटा आपको निकालना है। व्हाट इज आर रेडियस, रेडियस है L पावर 1, V है वेलोसिटी L पावर 1 T पावर -2, यही है। चलो बेटा देखो L पावर 1 L पावर 1 के साथ गुजर गया, T पावर -2 T पावर -2 ये नीचे जाएगा। फोर्स फिर से एक बार, फोर्स M1L1T-2, नीटा निकालना है, रेडियस है लेंथ, वेलोसिटी है मीटर, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे एक बारी फिर से -1, हाँ क्योंकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। अब ठीक है, चलो बेटा देखो L1 के साथ गुजर गया, ठीक, ये M पावर 1 T पावर -2 नीचे आएगा, L पावर 1 T पावर -1 ये नीटा के बराबर है ना। सो नीटा का यूनिट आएगा M1L-1T-1, क्योंकि ये -1 के साथ जाएगा, ये है नीटा का यूनिट, ये है नीटा M1L-1T-1। चलो प्यारे बच्चों तो यहां पे हम पहुंचे थे, P का यूनिट ये है, ये रहा P का यूनिट, R पावर 4 नीचे है नीटा, क्या निकाला आपने नीटा, M1L-1T-1, M1L-1T-1 है ना, और उसी के साथ लेंथ है L पावर 1। ठीक है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है तो करनी पड़ेगी। देखो बेटा M पावर 1 कैंसिल हुआ, अब पूरा देखना, L पावर -1 L पावर -1 के साथ गया, ये L पावर 1 ऊपर जाके एक को कैंसिल करेगा, तो L को पावर आएगा 3, आया 4 और 1 के साथ गया, ऊपर है T-2 नीचे है T-1, सो आपको T का पावर -1 आएगा। सो राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आई M0L3T-1, यही है M0L3। तो आप देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, आपको लिखना है सिंस द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम सो इट इज करेक्ट। अब आएंगे क्वेश्चंस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पे, इस पे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के साथ फिर चैप्टर भी कंक्लूड हो जाएगा। अब डेरिवेशन, सपोज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अरे ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। आपको इसकी फॉर्मूला डिराइव करनी है डायमेंशनल एनालिसिस से। सेटअप्स याद रखो, टाइम की फॉर्मूला आपको निकालनी है, इस पे क्वेश्चन में मेंशन है डिपेंड्स ऑन, हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू, यानी कि डिपेंड करती है लेंथ पे, उसका पावर A, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे उसका पावर B, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, T आपको आएगा K, L पावर A G पावर B। तो ये रहा पहला सेटअप जो आपको करना होता है, आया। अब इक्वल टू साइन बन गया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है प्यारे बच्चों। चलो बच्चों टाइम का जो यूनिट है डायमेंशनल फॉर्मूला M0L0T पावर 1 आया। चलो बेटा L का यूनिट क्या है, L का यूनिट है M0L1T0, और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G जो है वो एक्सेलरेशन है M0, अरे एक्सेलरेशन हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया। ये तीन आपको यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है, सो हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो आपको क्या आएगा बच्चा लोग, अब
टी आपको आएगा, अच्छा के है, कांस्टेंट है, ये हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट मानेंगे, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, यही तो लिमिटेशन है इसका। चलो मानेंगे डायमेंशन। चलो उसके बाद एल, एल की डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड से क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से टी था, लेफ्ट हैंड साइड से आप लिखोगे m0l0t1। राइट हैंड साइड से आपको आएगा, क्या आएगा राइट हैंड साइड से प्यारे बच्चों, एल, एल हुआ m0l1t0 पावर ए। उसके बाद, उसके बाद m0l1t-2 पावर बी। तो ये है प्यारे बच्चों, ये फिर से m0l0t1 राइट हैंड साइड से m पावर 0 l पावर a t पावर 0, अरे पावर से अपने अपने एक b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m पावर 0 l पावर b t पावर -2b। देखो प्यारे बच्चों बेस सेम, m का पावर तो b 0, l का पावर यहाँ है a, यहाँ भी है b, तो आपको a प्लस b आएगा, t का पावर -2b, लेफ्ट हैंड साइड से m0l0t1। तो अब लास्ट का जो स्टेप है वो आएगा इक्वेटिंग पावर्स। लास्ट का स्टेप जो है प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो इक्वेटिंग पावर्स, दोनों साइड से पावर्स इक्वेट करो। अरे टाइम का पावर क्या है, -2b, यहां से टाइम का पावर 1 है, सो b आपको आया -1/2 के बराबर। अच्छा चलो बेटा, लेंथ का पावर a प्लस बी, यहां से लेंथ का पावर 0, सो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 0। a आपको आएगा -b के बराबर, a आपको आएगा -1/2, a आपको आएगा प्यारे बच्चों +1/2। सो यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ a, यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ b। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इस तरह से बन जाएगी, k l पावर a था और g पावर माइनस ये था, ये आप देखो l पावर a g पावर b, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, टाइम जो है प्यारे बच्चों k l पावर 1/2 g पावर 1/2, टी आपको आएगा k √l/g। k का वैल्यू आपको पता है 2 पाई के बराबर, तो आपकी ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, चलो प्यारे बच्चों ये करके दे दो। बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास क्या है प्यारे बच्चों m, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस r, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन निकालनी है, आप बोलोगे सर फोर्स डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, उसका पावर a, और उसके बाद रेडियस इसका पावर b, और विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी का पावर c, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरा स्टेप आएगा F इज इक्वल टू के, m पावर a, r पावर b, v पावर c। तो यही आपको आएगा बच्चा लोग फोर्स, ये रहा आपका फोर्स की इक्वेशन। तो आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो इसको। अब हर किसी की डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो प्यारे बच्चों फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2, के है डायमेंशनलेस, m है मास m1l0t0, r है रेडियस m0l1t0, v है वेलोसिटी m0l1t-1, यही है। तो ये चीजें आपको सबस्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में सबस्टिट्यूट करेंगे, फोर्स क्या आएगा प्यारे बच्चों, m1 l1t-2। सो k क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट, m है मास, मास का पावर 1 और पावर आपको आएगा a, r हुआ रेडियस m0l1t0 पावर b, और तीसरा है बच्चा लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी है m0l1t-1 पावर c, m1l1t-2 इज इक्वल टू m पावर a, m पावर 0 आया और m पावर 0 तीनों में। दूसरा l पावर b, तीसरा l पावर c। अब मैं जल्दी में एक ही स्टेप में कर रहा हूं, मैंने यहां का l पावर b, यहां का l पावर c अलग से निकाला, बाकी कुछ नहीं किया। टी पावर, इसका पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी लिखते जरूरत नहीं थी लास्ट में, लेकिन टी का पावर -c बन जाएगा। सो आपको आएगा m1l1t-2, आपको m पावर a आएगा,
एल पावर बी प्लस सी टी पावर माइनस सी बन जाएगा। तो ये पूरा की पूरा सॉल्व हुआ। अब आप बोलोगे सर इक्वेटिंग पावर्स में थोड़ा जल्दी करो, आप डिटेल में लिखना इसको वहां पे। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एम का पावर ए, एम का पावर वन, आप बोलोगे ए इक्वल टू वन। टी का पावर माइनस सी, टी का पावर माइनस टू, आप बोलोगे माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस के साथ गया, सी का पावर टू। आपको आएगा प्यारे बच्चों एल का पावर बी प्लस सी, एल का पावर वन, है ना। सो आपको आएगा बी जो है वन माइनस सी के बराबर आएगा। बी आपको आएगा वन माइनस टू, जो कि माइनस वन आया। सो आपको ए बी और सी निकला। चलो प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या थी, हाँ एफ था बराबर के, जल्दी आओ, कि एम पावर ए आर पावर बी वी पावर सी, एम पावर ए आर पावर बी वी पावर सी। फोर्स आपको आएगा के, एम, एम का पावर क्या है प्यारे बच्चों ए आपको आएगा वन, आर का पावर बी, बी कितना है प्यारे बच्चों माइनस वन, और v का पावर क्या है टू, v का पावर है टू। फोर्स आपको आएगा के एम वी स्क्वायर और नीचे आर आएगा। के का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली वन है, सो एफ आपको आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। फॉर्मूला आपकी डिराइव हो गई। मैं स्टेप्स आपको समझा रहा हूं तो करना तो आपको खुद ही है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी लिखा है। काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है मास पे और स्पीड पे। चलो प्यारे बच्चों स्टेप नंबर वन बोलो आप लोग सर काइनेटिक एनर्जी जो है इट ई स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, एम का पावर ए है, एम स्टैंड्स फॉर मास, स्पीड है वी, उसका पावर बी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे उसके बाद कांस्टेंट आएगा के, एम पावर ए वी पावर बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब क्या लिखना है यूनिट। चलो बेटा दूसरे स्टेप पे यूनिट। ई है एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-2। किसी को याद नहीं होगा वो एनर्जी पहले अलग से निकालेगा फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई इशू नहीं उसमें। उसके बाद है एम, एम स्टैंड्स फॉर मास, मास का पावर एम पावर वन। वी है वेलोसिटी l1t-2, है ना। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है आपको आएगा m1l2t-2। के रखो वहीं पे, m है प्यारे बच्चों m पावर वन, l0t0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों a है। उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी में m0 वो लिखने की जरूरत नहीं है, l पावर वन t पावर माइनस टू पावर b, हाँ m पावर जीरो है लिखने की जरूरत नहीं है। सो m पावर वन, l पावर टू, t पावर माइनस टू। राइट हैंड साइड से आपको m पावर a, l पावर b, t पावर माइनस टू b, यही है। तो प्यारे बच्चों ये हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व हुआ। लास्ट स्टेप में पावर इक्वेट करेंगे, a का पावर वन, b का पावर टू और माइनस टू बी का पावर माइनस टू, वैसे तो निकला तीसरा माइनस टू बी माइनस टू के बराबर। तो यहां पे कुछ एरर है क्योंकि आंसर दोनों हिसाब से बराबर निकलना चाहिए बच्चा लोग। कहां पे, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे गलत हुआ। एल का पावर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, तो ये माइनस वन आएगा, तो ये माइनस वन आएगा बच्चा लोग, क्योंकि आंसर चाहे आप वो वाला इक्वेट करो या ये वाला इक्वेट करो, आंसर पे कोई फर्क पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ अब आया माइनस वन बी जो है प्यारे बच्चों, माइनस वन बी आप लिख सकते हो, माइनस वन बी, माइनस वन बी, ये इसके साथ गया, देखो बी फिर से टू आया, आया दोनों हिसाब से बी का वैल्यू टू। अब आप बोलो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी की। चलो साइड में लिखूंगा, मैं साइड में लिखूंगा। सो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी जो है के है एम पावर ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों वन, वी का पावर बी, बी का वैल्यू टू, सो के का वैल्यू आपको पता है हाफ है बराबर, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आएगा। तो ये सिंपल तो है। इसी तरह से द फ्रीक्वेंसी, ये म्यू है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी नहीं,
फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड करता है रेडियस पे और डेंसिटी पे और सरफेस टेंशन पे। फ्रीक्वेंसी इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, आपको इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है। स्टेप नंबर 1 में आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन आर पावर ए, डेंसिटी पावर बी, सरफेस टेंशन पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, वहां से कांस्टेंट आएगा के, आर पावर ए, रो पावर बी, सरफेस टेंशन पावर सी। अगर आपको कांस्टेंट का वैल्यू लास्ट में पता नहीं है, आप सिर्फ के वहीं पे रखो, आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे। तो पहला स्टेप तो खत्म हो गया। एक एक करके यूनिट निकालेंगे। म्यू क्या है प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो आपको आएगा m0l0 रेसिप्रोकल ऑफ टाइम t-1। ये है बच्चा लोग। चलो उसके बाद R स्टैंड्स फॉर रेडियस। रेडियस हुआ m0l1t0, ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों रो। रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो आप लिख सकते हो m1l-3t0, ठीक है। एंड S स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन, जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर है। फोर्स है m1l1t-2, लेंथ है l1, ये इसके साथ गया, सो आपको m1l0t-2 सरफेस टेंशन का यूनिट आया। ये हम अपनी इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा बच्चा लोग सब्स्टिट्यूट करके? लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है m0l0t-1। राइट हैंड साइड में पहले ही कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लेंगे। R स्टैंड्स फॉर रेडियस। रेडियस को आपको आएगा m0l1t0, और उसका पावर जो है प्यारे बच्चों a आया, रेडियस। उसके बाद है प्यारे बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी है m1l-3t0, इसका पावर b आएगा। और तीसरा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है m1n0t-2 पावर c, ठीक है, m0l0t-1। तो राइट हैंड साइड से आपको आएगा, देखो m पावर, मैं एक ही स्टेप में करूंगा। देखो यहां पे m पावर 0 है, यहां पे m पावर b आएगा, यहां पे m पावर c आएगा, सो m का पावर आपको b प्लस c के बराबर आया। फिर लेंथ आएगा, यहां पे लेंथ का पावर a, यहां पे लेंथ का पावर -3b, यहां पे लेंथ का पावर c, आपको आएगा लेंथ का पावर है a -3b। तीसरा 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो टाइम का पावर, पहली 0, दूसरा 0, तीसरा -2c, ठीक है। तो ये बेटा फाइनल इक्वेशन बन गई। अब पावर्स इक्वेट करेंगे, पावर्स इक्वेट करके आपको आंसर मिलेगा। चलो बच्चा लोग, क्या कैसे पावर्स इक्वेट करोगे जरा बोलो। पहले ही टाइम का -2c है, यहां पे टाइम का -1 है, सो आप लिखोगे -2c -1 के बराबर, माइनस माइनस गुजर गया, c का वैल्यू 1/2 के बराबर आ गया। ये रहा प्यारे बच्चों एक। चलो बेटा b प्लस सी, b प्लस सी मास, यहां पे मास का पावर 0, आप लिखोगे प्यारे बच्चों b प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है। b आपको आएगा -c, b आपको आएगा -1/2 के बराबर आया। b भी निकला, c भी निकला। अब a-3b लेंथ, यहां से लेंथ का पावर 0, आप लिखोगे a-3b जो है 0 के बराबर है। a आपको आएगा 3b के बराबर, a आपको आएगा 3 टाइम्स -1/2, a आपको आएगा -3/2 के बराबर। तो यू हैव गॉट a, b एंड c। चलो प्यारे बच्चों, आपको फ्रीक्वेंसी का पावर आएगा k, आया k, r का पावर a, r का पावर -3/2, रो का पावर b, रो का पावर -1/2, और s का पावर c वो है 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है। फिर आप इसमें नीचे ला सकते हो, उसको ऊपर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इतना आंसर जो है आपके लिए काफी है, काफी है 11th लेवल। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ये आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको आएगा। बॉल जब गिरती है वो अटेन करती है टर्मिनल वेलोसिटी, उसमें जो एक फोर्स लगता है विस्कस ड्रैग है। वो फोर्स जो है विस्कस ड्रैग है, डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है।
रेडियस पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे। ये है फोर्स F डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पे डिपेंड, रेडियस पे, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वेलोसिटी V पे, स्पीड V पे, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आपको विस्कस ड्रैग की एक्सप्रेशन निकालनी है। अब बोलोगे सर F इज प्रोपोर्शनल टू नीटा पावर ए आर पावर बी वेलोसिटी पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, एफ का वैल्यू के, नीटा पावर ए, रेडियस पावर बी, स्पीड पावर सी। तो ये रही प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक सर ठीक। उसके बाद यूनिट्स, चलो बेटा एफ की डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2 आया एफ। चलो बेटा उसके बाद नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1l-1t-1। तो ये अगर याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है आप निकाल सकते हो। मैंने अभी दिखाई आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते कैसे। ये मैक्सिमम को याद नहीं होती, ये अलग से निकालना। अगर याद रहेगी तो अच्छी बात है, टाइम सेव होगा। आर है प्यारे बच्चों रेडियस, रेडियस है m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0। और उसके बाद है v, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1। चलो प्यारे बच्चों सबस्टिट्यूट करो ये इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिखना पूरा वहां पे सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1। f आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड से m1l1t-2 किसके बराबर आया प्यारे बच्चों, नीटा। नीटा है m1l-1t-1 पावर a। ठीक है। r हुआ प्यारे बच्चों रेडियस m0l1t0 पावर b। तीसरा हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों m0l1t-1 पावर c। तो m1l1t-2। राइट हैंड साइड से प्यारे बच्चों आपको m का पावर a आएगा, क्योंकि दूसरा m भी 0, तीसरा mc वो भी 0। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से करना। दूसरी टर्म l, देखो l पावर में -a आएगा, b में भी +b है, c में भी +c है। आप देखना, आप पहले ये ऊपर वाला एक्सपेंड करना, फिर ये वाला स्टेप आएगा। मैं 2 स्टेप्स को एक ही साथ कर रहा हूं ताकि जल्दी सॉल्व हो। टाइम का पावर, चलो प्यारे बच्चों -a, दूसरी में 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरी में -c है। तो ये रहा प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन। अब लास्ट में इक्वेट पावर होगा, a का वैल्यू 1। आप देखो ये m है, ये m है। उसके बाद चलो प्यारे बच्चों उसके बाद -a -c -2 के बराबर, -a + 2c के बराबर, c आपको आएगा -1 + 2, वो 1 के बराबर आएगा। ये है a, ये है c। अब तीसरा आप सॉल्व करो प्यारे बच्चों, आपको आएगा -a + b + c, l वो 1 के बराबर, ये l और ये l मैंने इक्वेट किया। -a का वैल्यू 1 + b आपको निकालना है, +c का वैल्यू 1 = 1 आया। ये इसके साथ गया, b भी आपको 1 के बराबर आया। तो इसका मतलब है ab1 bb1 cb1, ab1 bb1 cb1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, f आपको बन जाएगा k नीटा पावर 1 r पावर 1 v पावर 1। के का वैल्यू अगर पता है 6 पाई है, नहीं पता है ऐसे ही रखोगे, आंसर मार्क्स आपको बराबर मिलेंगे। चलो बेटा थके होंगे आप। तो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। नंबर 1 प्यारे बच्चों, ये कोई डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट। अरे जो कांस्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए उसमें कांस्टेंट हमने उसके कुछ डायमेंशन लिखे ही नहीं। हमने माना कि कांस्टेंट जो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, नंबर है। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता, हमें तो पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिखा कांस्टेंट,
हमने इसके कोई डायमेंशन नहीं लिखे, हमने माना कांस्टेंट जो है डायमेंशनलेस है। हो सकता है कांस्टेंट ऐसा हो जिसके डायमेंशंस हो, प्लैंक्स कांस्टेंट हो, हमें पता ही नहीं है। सो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम जितने भी फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं ये मान के डिराइव करते हैं कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है। हो सकता है डायमेंशन वाला कांस्टेंट हो, फिर को इसको डायमेंशन लिखनी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये कौन सा वाला कांस्टेंट है। हम हमेशा मानते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो ये इसका बड़ा डिफेक्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है। कांस्टेंट के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन वाली फॉर्मूला, जिसमें y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, या लॉगरिथम वाली फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन, या एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन हो, वो यहां से डिराइव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का कोई डायमेंशन नहीं है। हमें पता ही नहीं है इक्वेशन में साइन है या कॉस। अगर साइन होगा डायमेंशनलेस, कॉस होगा डायमेंशनलेस। डायमेंशन के हिसाब से हमें पता ही नहीं है साइन सच में है कि नहीं। हो सकता है इक्वेशन में साइन हो, हमने डायमेंशन ही नहीं लिखे हो। सो इसमें डायमेंशन जो है इन क्वांटिटीज के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल के डायमेंशन होते ही नहीं है। हमें पता भी नहीं है फॉर्मूला में भी ये हो सकते हैं। तो आपने जितनी भी फॉर्मूलाज निकाली, हो सकता है उनमें से साइन हो सकता है कॉस हो, लेकिन हमें इक्वेशन के डिराइवेशन के हिसाब से साइन ना आया, ना कॉस आया, ना tan आया, ना लॉग आया, तो इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्या क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, स्केलर का है, वेक्टर है, कोई भी। ये मेजर 3 ड्रॉबैक्स है, आप लिख सकते हो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आपको मार्क्स मिलेगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में चलो बेटा, ये आपको दिखने किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 1.0 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 1 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये 0 है। लेकिन ये 0 आया ना डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद आखिर में 0 होगा वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 0.05, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर डेसिमल के बाद 0 ये तो सिग्निफिकेंट है। नहीं नहीं बेटा, ये स्टार्टिंग 0 है। अरे स्टार्टिंग 0 हो, चाहे ये स्टार्टिंग वाले 0 है ना, हाय स्टार्टिंग वाले 0 चाहे उनमें डेसिमल हो या ना हो, स्टार्टिंग वाले 0 को डेसिमल के साथ कोई गर्ज नहीं है। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर एंड पे 0 होगा वो डेसिमल के बाद होना चाहिए। स्टार्टिंग में कितने भी 0 हो, डेसिमल हो या नहीं हो, स्टार्टिंग वाले 0 नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, 1005, 1 भी सिग्निफिकेंट, 5 भी सिग्निफिकेंट, बीच के 0 सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने भी नंबर वो सिग्निफिकेंट है। सो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ठीक है, चलो बेटा 100, ये 0 आखिर के 0, आखिर के 0 डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। आखिर के 0 यहां पे कोई डेसिमल नहीं है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो प्यारे बच्चों, 0.003, आप बोलोगे सर ये 0, ये स्टार्टिंग के 0 है। ऑल्दो डेसिमल है, लेकिन स्टार्टिंग वाले 0 का डेसिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इस तरह से हुआ 0.00300, समझाने के लिए, ये 3 0 क्या है, ये स्टार्टिंग 0 है। स्टार्टिंग 0 को डेसिमल पेसिमल के साथ कोई गर्ज नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट। ये 2 0 आखिर के 0, आखिर के 0 डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट है। डेसिमल है ना यहां पे, सो ये आखिरी 0 जो है डेसिमल के बाद आए हैं, ये सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा इसको बोलो 00300, स्टार्टिंग के 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये आखिर के 0 है, इस बार ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि कोई डेसिमल, आखिर के 0 डेसिमल के बाद होने चाहिए, तो डेसिमल कहीं नहीं है। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो अच्छा, 5.0 और 5.00 में क्या कोई डिफरेंस है? मैथमेटिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है। 5.0 5.00, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से डिफरेंस है। 5 है, ये 0.0 है, आखिरी 0, और वो भी डेसिमल के बाद, ये तो सिग्निफिकेंट है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये आखिरी 0, वो भी डेसिमल के बाद, ये भी सिग्निफिकेंट होगी। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये था प्यारे बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था। क्लास 11th के लिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्योंकि आपको पहले समझना चाहिए कि बोर्ड
एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना, जो लास्ट ईयर पेपर आया है, आप देखो उसमें कितने ट्विस्टेड क्वेश्चन है, स्पेशली 2 मार्क्स वाले थी। उनमें सिर्फ गोटा डेराइवेशन याद करने से आपको प्रॉब्लम होगी, आपको फेल निकलने की चांस है अगर आपने सीधे गोटा डेराइवेशन याद की। हाँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो ठीक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते हैं सिंपली सिंपल डेराइवेशंस करने से। वहां पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं अपलोड करूंगा प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे चैप्टर्स के जो आने के चांसेस है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।